नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 20 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस का सबसे पहला क्वेश्चन आप कहा कि निम्न में से कौन सा वीडियो फाइल के लिए एक्सटेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये जेपीजी ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब था ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। ये फोटो का होता है एक्सटेंशन, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ये तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। यह एक मानकीकृत छवि संपीड़न तंत्र होता है जिसे पूर्ण रंगीन 3 बैंड या फिर ग्रे स्केल 1 बैंड छवियों को संपीड़ित करने के लिए डिजाइन किया गया है। जेपीईजी का पूर्ण रूप जो है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक वन स्टॉप शिक्षा पोर्टल डिजाइन किया है जो प्रारंभिक छात्रों से लेकर अनुसंधान विद्वान शिक्षकों और जीवन भर सिखाने वाले छात्रों की जरूरत को पूरा करता है। इस पोर्टल का नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम होगा साक्षात, ठीक है। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक शिक्षा पोर्टल डिजाइन किया है जो प्रारंभिक छात्रों से लेकर अनुसंधान विद्वानों शिक्षकों और आजीवन सीखने वाले छात्रों की जरूरत को पूरा करता है। साक्षात उस पोर्टल का नाम है जिसे वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था। इसका शुभारंभ भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। इसे इग्नू के ई ज्ञान कोष के द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए क्या है कि लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता रेलगाड़ी ली जाती है। तो कौन सा लिया जाता है? तो देखिए, उसके लिए लिया जाता है बौद्ध सर्किट पर्यटक रेलगाड़ी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ये तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बौद्ध सर्किट पर्यटक रेलगाड़ी भारतीय रेलवे के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया एक रेलगाड़ी है। यह लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा करता है। यह बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़े सभी स्थानों को जोड़ता है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जान लीजिए विनय त्रिपाठी, ठीक है, जो कि 1 जनवरी 2022 से यहाँ पे 23 हो जाएगा, जून 2022 तक यहाँ पे है ये। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए क्या कि फरवरी 2019 में इसरो के द्वारा दूरसंचार अनुप्रयोग के लिए बल्क डाटा ट्रांसफर में मदद के लिए कौन सा संचार उपग्रह प्रक्षेपण किया गया था। तो कौन सा किया गया था? तो ये किया गया था GSAT-31 का, ठीक है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट पर GSAT-31 लॉन्च किया है। GSAT-31 भारत का 40वां संचार उपग्रह है। GSAT-31 इनसेट 4CR और इनसेट 4A उपग्रहों की जगह लेगा, जो जल्द ही चरणबद्ध होने जा रहा है और इन उपग्रहों के द्वारा वर्तमान में प्रदान किया जाने वाला सेवाओं की निरंतरता को बनाए रखने में मदद करेगा। उसके बाद जान लीजिए कि उपग्रह ATMs, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग और डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH सेवाओं के लिए बहुत छोटे अपार्चर टर्मिनल को संयोजकता प्रदान करेगा। यह अनुप्रयोग जो है आपातकालीन संचार और आपदा प्रबंधन सहायता के लिए बल्क डेटा ट्रांसफर के लिए दूरसंचार एप्लीकेशन भी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेगा कि 1 अप्रैल 2019 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-45 ने एमीसेट और 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह का सफलतापूर्वक कहां से प्रक्षेपण किया है। तो देखिए, ये किया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है। देखिए, इसरो के पास अंतरिक्ष में अध्ययन के लिए एक विशेष क्षेत्र के लिए समर्पित कई सुविधाएं हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC जो कि तिरुवनंतपुरम में है। उसके बाद द्रव नोदन प्रणाली केंद्र LPSC जो कि तिरुवनंतपुरम ये भी है। उसके बाद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, जो कि ये कि श्रीहरिकोटा में है। उसके बाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो कि अहमदाबाद में है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो कि हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए क्या कि अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम्स के संस्थापक में से कौन थे जिसे बाद में ओरेकल के द्वारा अभिगृहित कर लिया गया था। तो ये देखिए, ये हो जाएगा विनोद खोसला, ठीक है, विनोद खोसला थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ये तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विनोद खोसला अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम्स के संस्थापकों में से एक थी जिसे बाद में ओरेकल के द्वारा अधिगृहित कर लिया गया था। विनोद खोसला एक भारतीय अमेरिकी अरबपति व्यवसायी और उद्यम पूंजीपति हैं। जावा को मूल रूप से सन माइक्रो सिस्टम्स में विकसित किया गया था और 1995 में सन माइक्रो सिस्टम्स के जावा प्लेटफॉर्म के मुख्य घटक के रूप में जारी किया गया था। ओरेकल डेटाबेस एक रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली होता है।
क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिएगा कि भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए कहाँ पर हो जाएगा, तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करता है और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास के पर्यावरणीय आयाम के क्रियान्वयन को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय जो है केन्या का नैरोबी शहर में है। उसके बाद जान लीजिए कि इसकी स्थापना जून 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम स्वरूप यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के पहले निदेशक मॉरिस स्ट्रोंग के द्वारा किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए क्या है कि केरल में तालीपारंबा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश की अनुमति है। इस मंदिर की अनोखी विशेषता ध्वज दंड की अनुपस्थिति है। तो देखिए कौन सा मंदिर हो जाएगा, ये हो जाएगा राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर। देखिए राजराजेश्वर मंदिर केरल में तालीपरंबा के पास है। यहाँ महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश की अनुमति होता है। इस मंदिर की एक अनूठी विशेषता जो है वो ध्वज दंड का अभाव होता है। उसके जान लीजिए कि राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। उसके बाद जान लीजिए कि इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह कावेरी नदी के तट पर तमिलनाडु के तंजाउर जो कि तंजौर के नाम से भी जाना जाता है वहां पर स्थित है। यह मंदिर जो वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण में से एक है। उसके बाद जान लीजिए कि इसका जो निर्माण है वो चोल सम्राट राजा चोल प्रथम ने 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के बीच करवाया था। यह मंदिर 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में आता है और यह महान जीवित चोल मंदिर का भी एक हिस्सा है। फिर जान लीजिए कि यह सभी भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिएगा कि यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन है। तो देखिए यक्षगान जो है ये आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य का। ठीक है, कर्नाटक राज्य का यक्षगान है। देखिए यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक रंगमंच है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यक्ष का गीत। ठीक है, लीजिए कि इसका जो विकास है कर्नाटक के उडुपी जिले में हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति है ना वो 10वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। उसके बाद जान लीजिए कि यह एक मंदिर कला रूप है जो कि पौराणिक कहानियों, रामायण, महाभारत, भगवान और अन्य हिंदू महाकाव्यों को दर्शाता है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से कौन वनों की कटाई से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर आंदोलन के संस्थापक हैं। तो देखिए वो कौन हो जाएगा, वांगरी मठाई। ठीक है, वांगरी मठाई हो जाएगा। देखिए वांगरी मथाई ग्रीन बेल्ट आंदोलन के संस्थापक और 2004 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे। उन्होंने 4 किताब द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, उसके बाद ऑन बोर्ड अ मेमोयर, उसके बाद द चैलेंज फॉर अफ्रीका एंड रिप्लेनिशिंग अर्थ लिखा था। पृथ्वी पर शांति हमारे रहने वाले पर्यावरण को सुरक्षित करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। उसके बाद जान लीजिए कि मथाई केन्या और अफ्रीका में पारिस्थितिक रूप से व्यवहार्य, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने की लड़ाई में सबसे आगे हैं। उन्होंने सतत विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें विशेष रूप से लोकतंत्र, मानव अधिकार और महिलाओं के अधिकारों को शामिल किया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिएगा कि द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का जीवनी है। तो ये हो जाएगा राहुल द्रविड़ का। ठीक है, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किसका है, राहुल द्रविड़ का। देखिए द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट राहुल द्रविड़ की जीवनी है। पुस्तक के जो लेखक है वो देवेंद्र प्रभु देसाई हैं। राहुल द्रविड़ एक भारतीय पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और बल्लेबाज हैं। उनका जो उपनाम है जान लीजिए द ग्रेट वॉल के नाम से जाना जाता है, मिस्टर डिपेंडेबल के नाम से जाना जाता है। उन्हें पद्म भूषण मिला था 2013 में, पद्म श्री मिला था 2004 में और अर्जुन पुरस्कार मिला था 1998 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिएगा कि देवकी नंदन खत्री की रचना का नाम बताइए जिसे हिंदी में गद्य का पहला प्रमाणिक कार्य माना जाता है। तो देखिए वो कौन हो जाएगा, तो चंद्रकांता हो जाएगा। ठीक है, चंद्रकांता। देखिए चंद्रकांता संतति बाबू देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखित एक हिंदी उपन्यास है। इसे हिंदी भाषा में गद्य की प्रथम कृति माना जाता है। पुस्तक में 2 प्रेमियों की प्रेम कहानी है जो चंद्रकांता जो कि विजय गद्य की राजकुमारी और 9 गद्य के राजकुमार वीरेंद्र प्रतिद्वंदी राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिएगा कि भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2011 में कितना किलोमीटर राजमार्ग बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये हो जाएगा 15,000 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, देखिए पीएम गति शक्ति। ठीक है, ये क्या होता है, तो पीएम गति शक्ति जो है वो राष्ट्रीय मास्टर प्लान में आर्थिक परिवर्तन,
निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और रसद दक्षता के लिए 7 इंजन शामिल होगा। इसमें 7 इंजनों में देखिए सड़क होगा, रेल होगा, हवाई अड्डा होगा, बंदरगाह होगा, जन परिवहन होगा, यहाँ पे जल होगा, जल परिवहन होगा, उसके जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे ये सब शामिल होगा इसके अंतर्गत। फिर जान लीजिए कि लोगों और सामानों की बेहतर आवाजाही की सुविधा के लिए वित्त वर्ष 2013 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि अगले 3 वर्षों में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का भी निर्माण किया जाएगा इसके अंतर्गत। रेलवे जो है छोटे किसानों और एमएसई के नए उत्पाद और लॉजिस्टिक्स सेवाएं विकसित करेगा। हब और स्पोक मॉडल पर निर्मित स्थानीय व्यवसाय और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मदद के लिए वन नेशन वन प्रोडक्ट अवधारणा को भी बढ़ावा दिया जाएगा इसके अंतर्गत। फिर जान लीजिए कि सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर नेटवर्क को नई योजना कवच के तहत लाया जाएगा। के बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए क्या है कि किस मुगल स्मारक को उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा डिजाइन किया गया था और 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ये कौन सा स्मारक हो जाएगा? ये हो जाएगा ताजमहल। ठीक है, जो यहाँ की ऑप्शन ये तब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ताजमहल को मुगल वास्तुकला यानी कि भारतीय फारसी और इस्लामी शैलियों का मिश्रण है इसके अंतर्गत का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। ताजमहल भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक है जिसे देखने हर साल लाखों पर्यटक आते हैं यहाँ पर। इस परिसर को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। चलिए उसके बाद कुछ और जान लेते हैं। देखिए ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में 17 हेक्टेयर में फैले विशाल मुगल गार्डन में यमुना नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसका जो निर्माण है वो मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 ईस्वी में शुरू किया था और 1648 ईस्वी में जाके पूरा हुआ था। ठीक है, लगभग देखिए 16 साल लग गया था बनने में इसको। उसके जान लीजिए कि जिसमें से मस्जिद, गेस्ट हाउस और दक्षिण में मुख्य प्रवेश द्वार, बाहरी प्रांगण और उसके मठ शामिल है। फिर जान लीजिए कि बाद में और 1653 ईस्वी में पूरा हुआ था ये बनने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिए क्या कि भारत में कौन सा स्थान काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए वो जगह अंडमान द्वीप समूह, ये काला पानी के नाम से जाना जाता था पहले। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता है। सेलुलर जेल का जो निर्माण है वो 1893 में शुरू हुआ और 1905 से 1906 में पूरा हुआ था। कैदियों को श्रमिक रूप से उपयोग किया जाता था इसमें। इसे इस तरह से बनाया गया है कि एक ही या फिर अलग अलग विंग के कैदियों के बीच किसी भी तरह का संचार संभव यहाँ पे नहीं हो पाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि सुविधा की सुदूरता और आतंक ने इसे काला पानी यानी कि ब्लैक वाटर्स नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिए कि निम्न में से कौन है जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा? तो आयुष योजना नहीं हो जाएगा। ठीक है, बाकी तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ये तो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना ये भी है, अन्नपूर्णा योजना ये भी है। यहाँ पे आयुष योजना ये नहीं हो जाएगा। देखिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय भारत में स्वदेशी और वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों की शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के विकास के लिए उत्तरदायी है। आयुष आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के लिए एक संक्षिप्त शब्द है और कुछ विकसित देशों में कुछ अपवादों के साथ भारत और कुछ पड़ोसी एशियाई देशों में अभ्यस्त और प्रचलित 6 भारतीय चिकित्सा प्रणालियां हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखिए क्या है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत किस प्रमुख कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह और उनके संघ, उत्पादक और समूह उत्पादकों के सामूहिक आदि जैसे अपने स्वयं के संस्थानों में संगठित करना और उनके वित्तीय समावेशन और आजीविका सहायता को सुनिश्चित करना है। तो देखिए ये हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके अंतर्गत होता है। देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य जो है ग्रामीण गरीब महिलाओं को अपने स्वयं के संस्थानों जैसे कि स्वयं सहायता समूह और उनके संघ, उत्पादक, सामूहिक आदि में संगठित करना और उनका वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो कि नवंबर 2015 में आजीविका को दिया गया एक नया नाम है। राज्यों को अपनी आजीविका आधारित गरीबी कम करने की कार्य योजना तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए मांग संचालित रणनीति की ओर बढ़ने की पहल मिशन के मूल रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिएगा कि राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा वर्ष कब में बीसीजी टीकाकरण और टीबी उपचार से जुड़े जिला ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी केंद्र मॉडल के रूप में शुरू किया गया था? तो देखिए ये किया गया था 1962 ईस्वी को। देखिए राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा 1962 में बीसीजी टीकाकरण और टीबी उपचार से जुड़े जिला केंद्र मॉडल के रूप में शुरू किया गया था। 1978 में बीसीजी टीकाकरण को टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम के तहत हस्तांतरित कर दिया गया था। तपेदिक उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना जो कि 2017 और 25 में हुआ था।
उसके देखिए कि ये जो है ना 2025 तक भारत में टीबी के नियंत्रण और वनोन्मूलन के लिए तपेदिक के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना जारी किया है। इसकी एनसीपी के अनुसार टीबी वनोन्मूलन को डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट, बिल्ड मतलब DTPB, ठीक है, संक्षिप्त में, के 4 रणनीतिक स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखिए क्या है कि 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है डैश मतलब कहाँ पर लिमिटेड की परमाणु ऊर्जा और भारत के NPCIL के बीच एक सहयोगात्मक उद्यम था। तो देखिए कहाँ पर हो जाएगा, ये वह कनाडा में, ठीक है। देखिए 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कनाडा लिमिटेड की परमाणु ऊर्जा और भारत के NPCIL के बीच एक सहयोगात्मक उद्यम था। पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बनाने की जो योजना है वो 1964 में अंतिम रूप दिया गया था और यह प्रोटोटाइप राजस्थान 1 जिसमें कनाडा के डगलस पॉइंट रिएक्टर को एक संदर्भ इकाई के रूप में रखा गया था। कनाडा की परमाणु ऊर्जा लिमिटेड और NPCIL के बीच एक सहयोग उद्यमी के रूप में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिएगा कि भारत में निम्न में से किस राज्य में रेट होल खनन अभी भी प्रचलित है। तो ये कहाँ पर है, तो ये देखिए ये मेघालय में है। देखिए रेट होल खनन प्रमुख रूप से केवल मेघालय में ही प्रचलित है। रेट होल खनन में बहुत छोटी सुरंग खोदना शामिल होता है, आमतौर पर केवल 3 से 4 फीट ऊंची, जिसमें श्रमिक अक्सर बच्चे प्रवेश करते हैं और कोयला निकालते हैं इससे। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। मेघालय का जो गठन है वो 21 जनवरी 1972 को असम राज्य के 2 जिलों यूनाइटेड खासी पहाड़ियों और जैंतिया पहाड़ियों और गारो पहाड़ियों को मिलाकर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से किस नदी के खंड को 1988 में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 घोषित किया गया था। तो किस नदी को किया गया था, ये किया गया था ब्रह्मपुत्र को, ठीक है, ब्रह्मपुत्र को। देखिए बांग्लादेश सीमा और सदिया के बीच 891 किलोमीटर की लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र नदी को 1 सितंबर 1988 को राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 यानी कि NW2 घोषित किया गया था। देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम जो है ये 2016 में लागू हुआ था। 1986 में भारत सरकार ने नेविगेशन और शिपिंग के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों को विनियमित और विकसित करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण बनाया था। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखिएगा कि भारत में तेंदु, अमलतास, बेल किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो देखिए ये पाया जाता है शुष्क पर्णपाती वनों में, ठीक है। देखिए शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट होते हैं जो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा दर्ज होती है। नम पर्णपाती जंगलों में पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां देखिए कौन कौन है, सागौन, शीशम, साल, हुर्रा, आंवला, कुसुम, चंदन, ये सब हो जाएगा। शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां देखिए तेंदु, अमलतास, बेल, खैर, एक्सलवर्ड, उसके पलास, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखिएगा कि उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। तो उसे देखिए उसे अक्षीय कहते हैं, ठीक है, अक्षीय। देखिए जब नदियां किसी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो जल निकासी पैटर्न को रेडियल यानी कि अक्षीय कहते हैं। ज्वालामुखी आमतौर पर उत्कृष्ट रेडियल जल निकासी प्रदर्शित करते हैं। अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदियां इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखिएगा कि किसने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर परिषद की रणनीतिक में वापसी के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो जगह CR दास ने। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। चितरंजन दास, नरसिम्हा चिंतामन, केलकर और मोतीलाल नेहरू ने दास को अध्यक्ष और नेहरू को सचिव बनाकर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में किया गया था। यह राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1922 में किया गया वार्षिक सम्मेलन के बाद 1 जनवरी 1923 को भारत में गठित एक राजनीतिक दल था जिसने ब्रिटिश राज से भारतीय लोगों के लिए अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता का मांग किया था। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देखिएगा कि 1916 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने किस विश्वविद्यालय में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज किया था। तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। देखिए गांधी जी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के पवित्र शहर में स्थित शिक्षा का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित मंदिर है। इस रचनात्मक और अभिनव विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में महान राष्ट्रवादी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर एनी बेसेंट जैसी महान हस्तियों के सहयोग से किया था, जिन्होंने इसे भारत के विश्वविद्यालय के रूप में देखा था। उसके बाद जान लीजिए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उस संसदीय BHU अधिनियम 1915 के तहत बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखिएगा कि 1930 में किसने दलितों को दलित वर्ग संघ में संगठित किया और उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किया।
तो देखिए कौन हो जाएगा, ये होगा BR अम्बेडकर। ठीक है, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन यानी कि DCF की स्थापना किया था। उन्होंने 1935 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी कि ILP की स्थापना किया था। दलित वर्गों का पहला सम्मेलन जो है जस्टिस चंद्रावरकर के माध्यम से 11 नवंबर 1917 को बुलाया था। सम्मेलन ने सरकार के समक्ष अछूतों की आवश्यकताओं की वकालत किया था। पहला अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन 23 मार्च 1918 को बड़ौदा के महाराजा शिवाजी राव की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित किया गया था। इसमें कई प्रमुख नेताओं ने भाग भी लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखिए क्या है कि 1915 में महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें सुझाव दिया था कि यदि भारतीयों ने उसका सहयोग नहीं किया तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो ये किसमें किया था, ये किया था देखिए हिंद स्वराज में ये। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी एक भारतीय वकील, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी और राजनीतिक नैतिकवादी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए सफल अभियान का नेतृत्व करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया था। उनका जन्मदिन जो है 2 अक्टूबर को दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तकें के नाम देख लीजिए। सत्य के साथ मेरे परियों की कहानी जो कि 1927 में लिखा गया था। हिंद स्वराज 1909 में लिखा गया था। उसके बाद देखिए कि मेरे सपनों का भारत 1947 में लिखा गया था। उसके दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह जो कि 1928 में लिखा गया था। तो ये कुछ प्रमुख महात्मा गांधी जी द्वारा लिखे गए पुस्तकों का नाम है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखिए क्या कि उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किया जाए या गिरफ्तारी के तरीके या आधार वैध या संतोषजनक नहीं होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है शरीर उत्पन्न करना या फिर शरीर प्राप्त करना। यह रीट मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए जारी करता है। इसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। यह सार्वजनिक और निजी दोनों प्राधिकरणों के खिलाफ जारी करता है। यह कुछ आधारों पर जारी नहीं किया जाता जैसे कि हिरासत में अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर होना या किसी सक्षम अदालत द्वारा नजरबंदी होना। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखेगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है। तो देखिए ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। देखिए भारत में मौलिक अधिकारों का जो मॉडल है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय नागरिक के रूप में हमारे संविधान द्वारा हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है। तो ये कौन कौन सा अधिकार है, देखिए समानता का अधिकार है, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर देखिए कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये कुछ 6 अधिकार दिया गया हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखिएगा कि लक्षद्वीप में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा मलयालम हो जाएगा। ठीक है, मलयालम। देखिए मलयालम लक्षद्वीप में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 43.63% आबादी द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में हिंदी ने अपना स्थान बरकरार रखा है। बंगाली दूसरे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा था। 8.03% आबादी द्वारा बोली जाती है बंगाली। उसके 6.86% बोलने वाले के साथ मराठी तीसरा स्थान पर आता है। उसके जान लीजिए कि 22 अनुसूचित भाषाओं में से 13 को कम से कम 1% आबादी ने मातृभाषा को अपनाया है। उसके जान लीजिए कि संस्कृत लगभग 25,000 लोगों के द्वारा बोली जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत में सभी आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं की एक सूची प्रदान करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखिएगा कि इंटरपोल की प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग की स्थापना 1923 में किया गया था। कहाँ पर, वियना में किया गया था। ये देखिए इंटरपोल के पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग यानी कि ICPC की स्थापना 1923 में वियना में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार अपराधियों को नजर रखने के लिए संचार और डेटाबेस का उपयोग करता है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो फ्रांस का लियोन शहर में है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। तो देखिए गृह मंत्री तो होता है, विदेश मंत्री भी होता है, कानून और न्याय मंत्री भी होता है, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ये नहीं होता है। देखिए किसी सरकार के उच्च स्तरीय नेताओं के समूह को कैबिनेट कहते हैं। उन्हें प्राय मंत्री यानी कि मिनिस्टर कहा जाता है, किंतु कहीं कहीं उन्हें सेक्रेटरी भी कहते हैं। कैबिनेट जो है इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से विकसित शासन व्यवस्था का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे देखिएगा कि पहला भारतीय क्रिकेट क्लब कोलकाता क्रिकेट क्लब कब स्थापित किया गया था। तो देखिए ये किया गया था कब, तो देखिए ये कब किया गया था, ये किया गया था 1792 ईस्वी को। देखिए 1792 में कोलकाता क्रिकेट क्लब जिसे हम आज CC और FC के नाम से जानते हैं की स्थापना देश में इस खेल के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम था। MCC 1787 के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भी है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखिएगा कि किस भारतीय राज्य ने मल्लखम्ब को राज्य का खेल घोषित किया है। तो ये किया है मध्य प्रदेश राज्य ने।
देखिए 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने मलखम्ब को राज्य खेल घोषित किया है और नवोदित प्रतिभाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मिशन ओलंपिक 2020 भी शुरू किया है। मलखम्ब नाम मल शब्द जिसका अर्थ है पहलवान है और खम्ब जिसका अर्थ खंभा है से किया गया है। शाब्दिक अर्थ कुश्ती खंभा। यह शब्द पहलवानों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक प्रशिक्षण क्रियान्वयन को संदर्भित करता है। इस खेल में एक जिम्नास्ट एक ऊर्ध्वाधर स्थिर या लटकते लकड़ी के खंभे, बेंत या रस्सी के साथ संगीत कार्यक्रम में हवाई योग या जिम्नास्टिक पोज और रेसलिंग ग्रिप करता है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे देखेगा कि उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1808 में द्रव्यमान के संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो पदार्थ के अध्ययन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। तो ये किसने किया था? ये किया था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, देखिए जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उनका सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या किया था। 1808 में उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो पदार्थ के अध्ययन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखिएगा कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को खो देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पद्धति का उपयोग खिलौना, सजावट के लिए सामग्री और चिकनी सतह को बनाने के लिए किया जाता है। इस पद्धति को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसे सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। देखिए जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह पानी के अणुओं को खो देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का जो उपयोग है वो खिलौना, सजावट के लिए सामग्री और चिकनी सतह बनाने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक का गुण हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए कौन सा हो जाएगा? तो इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये हो जाएगा। देखिए आयनिक यौगिक के गुण, ये कठोर और भंगुर होते हैं, इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है, ये पानी में घुल जाते हैं, ये विद्युत का संचालन करते हैं, ये क्रिस्टल भी होते हैं, इसमें संलयन और वाष्पीकरण की एंथैल्पी ज़्यादा होता है। इस यहाँ पे देखिएगा कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की पैमाना कौन सा हो जाएगा? तो पीएच स्केल हो जाएगा। देखिए पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन की क्षमता, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अम्ल और क्षार की जो शक्ति है क्रमशः उत्पादित H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करता है। पीएच स्केल वह पैमाना होता है जिसका उपयोग किसी पदार्थ के घोल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर उसकी अम्लता या फिर क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि पीएच स्केल की जो खोज है उस सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल की जो सीमा होता है 0 से 14 तक होता है। पीएच जो है अगर 7 से कम हो तो वह विलयन अम्लीय होगा, अगर 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय होगा, अगर 7 ही बराबर हो में हो तो वह विदासीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बिना बुझा हुआ चूना हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला था CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे आमतौर पर चूने के रूप में जाना जाता है, CaO सूत्र वाला एक रासायनिक यौगिक होता है। ऐसा माना जाता है कि बुझा हुआ चूना मानव जाति के लिए ज्ञात शब्द सबसे पुराने रसायनों में से एक है। इसे जला हुआ चूना या फिर चूना भी कहा जाता है। उसके जान लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड का उत्पादन चूना पत्थर या फिर समुद्री सीपियों जैसे कि सामग्रियों के थर्मल अपघटन से किया जा सकता है, जिसमें चूने के भट्ठे में कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 खनिज कैल्साइट होता है। सीमेंट जो है CaCO3 और मिट्टी को एक साथ गर्म करने से बना मिश्रण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। चलिए उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिक में सम्मिलित किया था। वो कौन हो जाएगा? होगा जॉन डोबेराइनर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए 1817 में जर्मन रसायनज्ञ जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर ने समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में व्यक्त किया था। डोबेराइनर त्रिक 3 तत्वों के समूह पर आधारित किया था। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का समूह बनाना शुरू किया था। उसके बाद लिखे त्रिक के 3 तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया था कि वह मध्य तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। ठीक है, तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।